BYD एक चाइनीज कंपनी जिसने टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। China's BYD has dethroned Tesla as the world's top electric vehicle seller. जिस कंपनी को भारत में प्लांट लगाने के लिए सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि यह टाटा और महिंद्रा को बर्बाद कर देती। कैसे एक अनाथ बच्चे ने वर्ल्ड का ईवी एम्पायर खड़ा किया। जो शख्स एलोन मस्क को टक्कर दे दे, जिसकी कंपनी टोयोटा और डायमलर जैसी कंपनीज के साथ मिलकर कार बनाती है। 2008 में जिसे उभरता देख वॉरेन बफेट ने 10% शेयर खरीद लिए हों, निश्चित तौर पर कुछ तो बात होगी इस BYD में। आप में से मैक्सिमम लोगों ने जाने अनजाने में BYD के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा, क्योंकि शुरुआत में BYD नोकिया और मोटोरोला जैसी तमाम कंपनीज के लिए रिचार्जेबल बैटरीज बनाती थी। और अब हाल ये है कि महिंद्रा को भी अपनी लेटेस्ट कार BE6 और XEV9e में BYD की रेवोल्यूशनरी ब्लेड बैटरी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि 2005 में अपनी पहली कार लॉन्च करने वाली ये कंपनी महज 20 सालों में ही हर साल 40 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स को कैसे बेचने लगी, वो भी तब जब चाइना प्रोडक्ट्स को घटिया और चीप क्वालिटी का माना जाता था। आखिर BYD ने उस खराब इमेज को कैसे बदल दिया? क्या चाइनीज गवर्नमेंट के बेतहाशा सपोर्ट और ईवी पर मिली भारी सब्सिडी ने BYD की किस्मत को बदला है? क्या वाकई इस ब्रांड ने बरसों का संघर्ष करके खुद को खड़ा किया? और कैसे ईवी वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर को पीछे छोड़कर वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया, जानेंगे आज के इस नए वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप अभी बने हुए हैं वन भारत पर। BYD की कहानी की शुरुआत होती है साल 1966 से, जब चाइना के एनहुआई प्रांत में एक गरीब किसान के घर वांग चुआनफू का जन्म होता है। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब बचपन में ही उनके माँ बाप दोनों चल बसे और किसी तरह उनके बड़े भाई और उनकी बहन ने घर संभालने की कोशिश की। हालात इतने बुरे थे कि कोई भी बच्चा आसानी से हार मान ले, लेकिन वांग चुआनफू ने इस हालत में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वांग चुआनफू ने साल 1987 में सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी से मेटालॉजिकल फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई में उनकी मेहनत और कॉलेज में मिलने वाली स्कॉलरशिप्स ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित किया। फिर आया 90s का दौर, जब वांग को एक सरकारी रिसर्चर की नौकरी मिल गई। लेकिन जिसकी किस्मत में लाखों लोगों को नौकरी देना लिखा हो, वो एक नौकरी में बंद कर कैसे रह सकता था? वांग ने पूरे मार्केट को एनालाइज किया, इसके बाद बिजनेस को एक्सप्लोर करने का सोचा। फिर साल 1995 में वांग ने अपने कजिन लू शांगयांग के साथ मिलकर शेंजन के पास एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की और इस तरह शुरुआत हुई BYD के एक विशाल बिजनेस एम्पायर की। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय BYD का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उतरने का कोई भी इरादा नहीं था। चूंकि वोंग को फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी थी, तो उन्हें बैटरी इंडस्ट्रीज में कुछ बड़ा करना था। उन दिनों चाइना में इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा था, वहीं टेलीकॉम सेक्टर भी काफी फैल रहा था। इसी वजह से बैटरी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर BYD ने रिचार्जेबल बैटरीज बनाना शुरू किया। BYD को शुरुआत से ही पता था कि जो प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से फिट थे, उनकी अफोर्डेबल और चीप कॉपी तैयार करना, जैसे कि बाकी चीनी कंपनियां कर रही थी। BYD के लिए ये स्ट्रेटजी काम कर गई और धीरे धीरे नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग, सोनी जैसी दिग्गज कंपनी से रिचार्जेबल बैटरीज के ऑर्डर मिलने लगे। BYD अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी कि कोई एक बड़ी फैक्ट्री स्टार्ट कर सके। उनके कजिन ने जैसे तैसे फंडिंग इकट्ठा की और उसके बाद एक प्लांट शुरू किया। पैसे बचाने के लिए वांग ने हाईटेक और महंगी मशीनों की जगह बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के साथ काम करना शुरू किया और यही तरीका था कि BYD सक्सेस हो पाई। BYD ने शुरुआत निकल कैडमियम बैटरी से की, जो उस समय की काफी पॉपुलर बैटरीज हैं। लेकिन वांग सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस नहीं चाहते थे, उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट पर जमकर इन्वेस्ट किया। और यही कारण था कि BYD ने 2000 के आसपास लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरीज भी बनानी शुरू कर दी थी। अगर सच कहा जाए तो उस समय सोनी, एरिक्सन, पैनासोनिक और तोशिबा की बैटरीज BYD से काफी ज्यादा बेहतर थी, लेकिन उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। इसी का फायदा BYD ने उठाया और मार्केट में अपनी सस्ती बैटरी से धूम मचा दी। और जिस बैटरीज इंडस्ट्री पर कभी जापान का कब्जा हुआ करता था, उसे BYD ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे साल 2000 में BYD ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे। नोकिया, मोटोरोला और सैमसंग जैसी कंपनीज में BYD के कंपोनेंट्स इस्तेमाल होने लगे थे। एप्पल के आईपैड भी BYD बनाने लगा था। एप्पल ने BYD के प्लांट्स को इंडिया में लाने की खूब कोशिशें की, लेकिन अप्रूवल ना मिलने की वजह से यह प्लान आगे नहीं बढ़ सका। साल 2003 में कंपनी को हांगकांग एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया। इस लिस्टिंग ने BYD को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए बड़ा रोल निभाया।
अब वांग को फ्यूचर दिखने लगा था। उन्हें पता था कि बैटरीज का फ्यूचर काफी ब्राइट है। जिस रफ्तार से दुनिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं रिचार्जेबल बैटरीज आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकती थी। यही सोचकर वांग ने बड़ा फैसला लिया और यहीं से BYD के नए चैप्टर की शुरुआत हुई। लेकिन वांग के इस फैसले का काफी लोगों ने मजाक उड़ाया। अब एक बैटरी बनाने वाली कंपनी टेस्ला और वॉक्सवैगन, मर्सिडीज जैसी कंपनियों को टक्कर देने चली है। लेकिन अगर देखा जाए तो BYD को कार मैन्युफैक्चरिंग का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वांग ने किसी की नहीं सुनी और यह जोखिम उठा लिया। हालांकि वांग का टारगेट इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड कार बनाने का था, जिसमें वो अपनी बैटरीज टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें। वांग और टीम ने दिन रात मेहनत करके साल 2005 में अपनी पहली प्लग हाइब्रिड कार F3 DM को मार्केट में उतारा, जो सीधे चाइना की सबसे फेवरेट कार टोयोटा कोरोला को टक्कर देने लगी। साल 2008 में एक बड़ा मोड़ आया जब BYD की अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ने वॉरेन बफेट का ध्यान अपनी ओर खींचा। वॉरेन बफेट की ब्रेकशायर हाथवे कंपनी ने BYD में $230 मिलियन इन्वेस्ट किए और करीब 10% स्टेक एक्वायर कर लिया, जिससे BYD पूरी दुनिया की नजर में आ गया। देखते देखते BYD की वैल्यूएशन $5 बिलियन को भी क्रॉस कर गई। साल 2009 और 2013 के बीच BYD ने अपनी पूरी ताकत EV पर लगा दी। सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि BYD ने EV बसेस और कमर्शियल व्हीकल की दुनिया में भी कदम रखा। साल 2013-14 तक जहां एक तरफ पूरे चाइना मार्केट में BYD का दबदबा कायम हो गया था, BYD को चाइना गवर्नमेंट का भी पूरा साथ मिला। फेवरेबल पॉलिसीज, भारी सब्सिडीज और कई तरह के इंसेंटिव जो BYD की रफ्तार को और तेज कर देते हैं। BYD ने साल 2013 से साल 2022 के बीच BYD क्वीन, BYD टैंग, BYD हैन, BYD डॉल्फिन, BYD सील और BYD ऑटो 3 जैसे पॉपुलर कार्स लॉन्च की, जिसमें कुछ मॉडल्स हाइब्रिड भी थे। लेकिन असली कमाल तो BYD की स्ट्रेटजी में छिपा था। जहां टेस्ला सिर्फ प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करके लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाती है, वहीं BYD ने शुरू से ही मास मार्केट पर फोकस किया और अफोर्डेबल कार बनाई। यही वजह है रेवेन्यू में भले ही टेस्ला आगे हो, लेकिन सेल्स वॉल्यूम में BYD ने टेस्ला को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब BYD की कार अफोर्डेबल भी हैं और रिलायबल भी हैं, तो ये इंडिया में क्यों नहीं दिखती? दोस्तों, पहली बार BYD की एंट्री इंडिया में साल 2007 में चेन्नई में एक बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के प्लांट के तौर पर हुई। लेकिन जब वो कंप्लीटली बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्स इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू किए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिससे 15 लाख की कार भारत में 30 लाख से भी ज्यादा की हो गई। इंडिया में कोई भी 30 लाख की चाइनीज कार को क्यों खरीदेगा, जब टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनीज 15 से 20 लाख में अवेलेबल है। फिर साल 2023 में BYD ने इंपोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए इंडिया में अपना मैन्युफैक्चर प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया, तो इंडिया ने उसे भी खारिज कर दिया। दोस्तों, अगर BYD हमारे यहाँ प्लांट लगाता तो लाखों लोगों को नौकरी मिलती, सरकार को भारी मुनाफा होता। लेकिन बात कुछ और है। BYD की बैटरी टेक्नोलॉजी और उनकी कार बनाने की काबिलियत इतनी तगड़ी है कि टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े बड़े ब्रांड टिक नहीं पाते। जहां उनकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी ने मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया है, वहीं उनके वर्टिकल इंटीग्रेशन ने उनकी कार बनाने की लागत को जबरदस्त तरीके से घटा दिया है। जहां टेस्ला 30 से 40% पार्ट्स को ही खुद बनाता है, वहीं BYD ये तो बैटरी, मोटर, सेमीकंडक्टर से लेकर 70% पार्ट्स खुद ही बनाता है, जिससे क्वालिटी कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहती है। दोस्तों, आपको याद होगा महिंद्रा ने हाल ही में अपनी 2 इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है, जिसमें जान फूकने का काम भी BYD की ब्लेड बैटरीज ने किया, जो एक बार चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज देती हैं। कार सेल्स की अगर बात करें तो साल 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग महिंद्रा ने 7,000 कार, टाटा ने 68,000 कार, टेस्ला ने 18 लाख कार्स और BYD ने 42 लाख कार्स को सेल किया है। आज BYD 133.98 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ 9 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। BYD इलेक्ट्रॉनिक कार और बसों के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक फोरलिफ्ट्स और मोनोरेल तक बनाती है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या BYD भारत में कार्स को ला पाएगी या यह सिर्फ चीन और यूरोप तक सीमित रह जाएगी।